हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, सुजीत साइंस और स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि अब हम संस्कृत ग्रामर लगभग 14 दिन 15 दिन पढ़ लिए हैं। अब समय आ चुका है कि हम आप सबको संस्कृत बुक स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 टॉपिक और बचा है, जैसे कि समास बचा है और संधि बचा है, और जो ग्रामर में बचा है पत्र लेखन, अनुवाद फिर बताएंगे। उसके बाद जितना भी शब्द रूप होगा उसका हम रिवीजन करा देंगे। और ऐसे जो लेख आता है, जिसे कि होली पे आता है संस्कृत में, वो हम सब बताएंगे। लेकिन पहले हम समास और संधि पढ़ाने के बाद बुक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसी में हम ऐड करते रहेंगे ग्रामर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समास होता क्या है। तो समास देखिए, हमारा 4 से लेके 5 मार्क्स तक एग्जाम में आता है। ये देखिए समास, ये 2021 का इस बार का एग्जाम है बिहार बोर्ड का। देखिए क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसा कैसा समास पूछा है। 11 नंबर में देखिए, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो ये आपको सब हम बता देंगे। 11 देखिए हम दिए हैं कि 11, 66, 75, 100, इसमें से 4 गो क्वेश्चन पूछा है समास से। ठीक है, 4 या 5 नंबर का हमेशा बुक में पूछता रहता है। अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो ये आप इसका 4-5 जितना भी पूछा है वो हम हल करा देंगे। बोले कि हाँ अब हल करने आ गया। ठीक है, आइए समझते हैं कि समास होता क्या है। तो समास 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो समान अर्थ धारण करे। 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो समान अर्थ धारण करे, उसे समास कहते हैं। डेफिनेशन तो बोल दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक आदमी बोलता है ना, इतना बड़ा वाक्य होता है। मान लीजिए एक लाइन में बोल दिया, राजा के पुत्र, इतना थोड़ा सा बड़ा हो गया। चाहे जिसका नीला हो कंठ है, नीलकंठ, जिसका नीला हो कंठ है, इतना लंबा है। लेकिन जैसे ही नीलकंठ बोले, इतना लंबा हो गया, मतलब छोटा कर दिया, समझे। तो वही बोल रहा है कि 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, मतलब जो 2 गो पद है उसको हम लोग संक्षिप्त में लिख देंगे, मतलब छोटा में कर देंगे, उसको छोटा कर देंगे, वो हमारा समास कहलाता है। तो वही बोला है, 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो समान अर्थ धारण करे, उसे समास कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे रागया पुत्र। रागया पुत्र मतलब हो गया कि, देखिए रागया पुत्र मतलब राजा के पुत्र। अगर हम इसको इस तरह से नहीं बोल के बोलेंगे राजा के पुत्र, तो उसमें हमारा 3 गो शब्द जुट गया, राजा के पुत्र, राजा के पुत्र। लेकिन जैसे ही हम रागया पुत्र कहेंगे, उसका देखिए इसमें एक ही वर्ड में हो गया हमारा, रागया पुत्र मतलब राजा के पुत्र, ये एक ही वर्ड हो गया। और उसे राजा के पुत्र, उसमें 3 गो वर्ड है। तो बस उसी को हम लोग जो छोटा करेंगे, बस उसी को हम लोग समास में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे कि राग्य पुत्र, राग्य पुत्र, राग्यस्य पुत्र, इसका मतलब राग्यस्य, देखिए बालकस्य में बालक का होता था, तो राग्यस्य माने राजा का, राग्य मतलब होता है राजा, तो राजा का, अब पुत्र माने पुत्र, तो राजा के पुत्र हमने हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा, उपगंगम। दूसरा जैसे है उपगंगम, तो देखिए उपगंगम कहने का अर्थ, उपगंगम कहने का अर्थ, उप मतलब होता है समीप। हमने उपसर्ग बताया था आपको, उपसर्ग मतलब उप मतलब समीप बताया था। ठीक है, और सर्ग मतलब सृष्टि करना पिछले वीडियो में। तो उपगंगम, उपगंगम तो मतलब इसका देखिए अर्थ हो गया गंगा के समीप, मतलब उपगंगम। और कोई कहेगा कि उपगंगम मतलब गंगा के समीप। मान लीजिए कोई कहेगा कि गंगा के उपगंगम सुजित अस्ति, मतलब गंगा के समीप सुजित है। चाहे बोलेगा कि गंगाया समीपम सुजितः अस्ति, देखिए इसमें 5 वर्ड हो गया, गंगाया समीपम। गंगाया मतलब इस, देखिए यहाँ लताया का रूप हो गया, तो वहाँ लताया मतलब लता का था, यहाँ गंगाया मतलब गंगा के समीप है, गंगा के समीप। तो उपगंगम, गंगाया समीपम, उपगंगम मतलब गंगा के समीप। तो देखिए गंगाया समीपम को केवल एक शब्द में जोड़ दिया,
तो ये हमारा समास हो गया। तो वहीं दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो समान अर्थ धारण करता है, मतलब ये नहीं कि इसका अर्थ अलग हुआ, इसका अर्थ अलग हुआ, दोनों का अर्थ अलग ही, दोनों का अर्थ एक ही हुआ है। जैसे राज्ञ से पुत्र, इसका भी अर्थ वही, लेकिन इसका भी अर्थ वही है। ठीक है, आगे देखिए, पिता पुत्रो, पिता पुत्रो कहने का मतलब पिता च पुत्र सच। देखिए इसका पिता पुत्र एक ही में हो गया, मतलब पिता और पुत्र होता है, तो वहीं पिता च मतलब होता है और पुत्र सच, पुत्र और पिता और पुत्र, पिता और पुत्र हमने हिंदी में कर दिया। जैसे माता पिता, माता और माता और पिता, तो हम उसमें करेंगे तो माता और पिता तीन गो शब्द, लेकिन जैसे हम करेंगे तो माता पिता एक ही शब्द आ जाता है। जैसे माता और उसमें रेखरिंग देखे तब जाके पिता लिखते हैं। ठीक है, तो माता पिता एक ही शब्द में हो गया। अब आइए देखते हैं समास समझ में आ गया, समास समझ में आ गया। ठीक, देखिए समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहले जो समास था वो 4 प्रकार का होता था, लेकिन उसमें 2 गो समास जो था ना उसको ऐड कर देता था, जैसे कि तत्पुरुष कर्मधारय समास में ही द्विगु समास को और बहुब्रीहि समास को जोड़ देता था। लेकिन जब अब वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अब हम अलग कर दिए हैं। मतलब समास कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा तत्पुरुष समास। अब इसका बार मतलब 6 गो प्रकार का हम लोग का कारण क्यों बना, हम लोग इसको क्यों 6 भाग में विभक्त किए? तो देखिए ना, यहाँ हो गया राज्ञ पुत्र, राज्ञस्य पुत्र, इसका ये कुछ अलग दिख रहा है, और पिता पुत्र, पिता और पुत्र ये कुछ अलग दिख रहा है। तो बस इसी सब का हम लोग बांटे हैं कि ई वाला कौन समास होगा, ई वाला कौन समास होगा, ई वाला कौन समास होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे समास के 6 प्रकार, समास के भेद। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम पहला समास पढ़ेंगे जो है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें हम लोग एक तरफ से ये भी कह सकते हैं या पहला पद प्रधान हो, बस इतना ही। इसको हम लोग पोस्ट में कर देंगे। ये सब आपको भुलवाने के लिए देता है कि पहला पद दूसरा पद, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पहला पद प्रधान हो, बस इतना तो समझिए। जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, या पहला पद प्रधान हो। कहने का मतलब हमने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, बोला था कि प्रति, अ, प्रा, जितना भी शब्द है वो उपसर्ग होता है। थोड़ा सा हमने उपसर्ग बताया था, हालांकि उपसर्ग में मेरा पंखा की वजह से आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा पिछले वीडियो में। उपसर्ग हम एक बार फिर से पढ़ाएंगे अच्छा तरीका से, बिल्कुल बेहतर ढंग से। उस उपसर्ग में हम एग्जाम्पल भी ले लेके बताएंगे बुक से कि, और जो हम लिए हैं संस्कृत का ये वाला 2021 का, तो हम एक बार फिर से उपसर्ग पढ़ा देंगे। ठीक है तो देखिए उपसर्ग या अव्यय हो, जैसे मान लीजिए जैसे प्रतिदिन, प्रति, आपको हमने बताया था कि प्रति क्या है, प्रति क्या है बताया था हमने, प्रति बताया था कि प्रति जो है एक उपसर्ग है, और प्रतिदिन मतलब होता है हमारा प्रत्येक दिन, यही ना बना है। चाहे इसको हम लोग प्रति प्लस दिन करेंगे। तो देखिए जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग, अच्छा अव्यय मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए अव्यय, अव्यय कहने का मतलब हो गया पुत्र, माने कहाँ, वहाँ, भी, यहाँ, जहाँ, तहाँ, जितना भी मतलब होता है ना वो अव्यय होता है। अव्यय कहने का मतलब जैसे उसमें न पुल्लिंग, अव्यय में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए और हमारा क्या है, और भी एक अव्यय है, तो
क्या है, कहाँ जो है अव्यय है। अच्छा बताइए, अगर इसको हम पुल्लिंग करेंगे तो तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा स्त्रीलिंग करेंगे तो तुम कहाँ जा रही हो, ये थोड़ा ना कहेंगे तुम कहीं जा रही हो, वहां तो अर्थ ही चेंज हो गया। तो मतलब पुल्लिंग में भी वही रहेगा, स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा, नपुंसकलिंग में भी वही रहेगा, वही हमारा अव्यय होता है। ठीक है, तो कहाँ जहाँ तहाँ वो सब जितना होता है ना सब अव्यय होता है। तो तो देखिए, प्रति हो गया हमारा उपसर्ग, दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ये हो गया हमारा पहला पद अव्यय हो गया, तो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, एग्जाम में देगा कि प्रतिदिन कौन समास है, तो मारेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखिए दूसरा समास लेते हैं हम लोग। दूसरा समास यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव मतलब यथा प्लस संभव। देखिए यहाँ भी यथा हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया, यह उपसर्ग हो गया, तो यथा प्लस संभव, यथा संभव, यह भी अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, और ले लें एग्जाम्पल, देखिए जैसे कि आजन्म, आजन्म मतलब बिना जन्मा हुआ होता है, इसका अर्थ होता है बिना जन्मा हुआ। तो आजन्म, आ उपसर्ग प्लस जन्म, ये हो गया हमारा आजन्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। मतलब बहुत सारा हो सकता है, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, पराजय, जितना भी मतलब उपसर्ग आ जाए ना, तो वही मान लीजिए पराजय, प्रतिकूल, तो ये हमारा सब अव्ययी भाव समास हो गया। देखिए परा जो है उपसर्ग है, प्रति जो है उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास में समझ में आ गया, अव्ययी भाव अब आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, अब हम दूसरा समास पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होगा, जैसे कि हम अगर कहेंगे, अगर हम प्रतिकूल कहते थे, प्रतिकूल, तो देखिए ना प्रतिकूल कहते थे तो ये पहला पद केवल हम लोग का पहला पद प्रधान होता था। अगर ये नहीं रहा था तो इसका अर्थ ही हम लोग पता नहीं चलता कि क्या है, कुल फूल क्या है। ठीक है, तो लेकिन इसमें द्वंद्व समास में जिस समास का इसमें दोनों पद प्रधान होगा, और कहने का मतलब जैसे में हम ले लेंगे तो दिन रात, दिन रात, देखिए दिन भी दिन और रात, दिन, इसका अर्थ हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तोड़ेंगे तो होगा हमारा दिन और रात, होगा ना। तो देखिए दिन रात, पहला पद दूसरा पद दोनों पद प्रधान है ना अपने में, दिन भी एक सही बात है, रात भी एक पद प्रधान होता है। ठीक है, दिन भी एक प्रधान पद है, रात भी प्रधान पद है, इसलिए बोला है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो या विग्रह करने पर और अथवा या एवं में टूट जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एग्जाम में आता है कि जिसका दोनों पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास। तो एग्जाम में देगा कि जिसका समस्त पद प्रधान प्रधान हो, मतलब दोनों पद, समस्त मतलब दोनों पद प्रधान हो, वो कौन समास है, तो द्वंद्व समास। ठीक है, दिन और रात। ठीक, और ले ले रहे हैं वो पाप पुण्य, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, इसमें और सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे सुख दुख, गुण दोष, माता पिता, तो जितना भी मतलब जिसका मतलब खुद आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कहने का दोनों पद प्रधान। तो सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, चाहे लोटा डोरी, ठीक है, तो ईटीसी, इस तरह का जितना भी शब्द होगा वो हमारा कौन समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। देखिए इस तरह का एग्जाम, इस तरह का एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आपको हम दिखा रहे हैं। चल भाई जल्दी से निकल जा।
इसमें नहीं है। छठ। छाछठ द्विगु समास है। 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। दिखा, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो कौन मारेंगे? द्वंद्व समास। ऑप्शन में दिया द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो द्वंद्व समास। ठीक है, तो किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। सभी पद मतलब दो गो पदे होता है, पहला पद दूसरा पद। तो किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए हम पढ़ते हैं तीसरा, जो हमारा है तीसरा वो है द्विगु समास। ठीक है, इसको रफ करके लिख देते हैं अच्छा से। देखिए दोस्तों, अब हम द्विगु समास पढ़ेंगे जो तीसरा है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो ना भाई, द्विगु मतलब क्या? द्विगु है ना, इसमें लग रहा है ना द्विगु मतलब दूगो, द्विगु मतलब दूगो। जैसे कि संख्या जो ना में संख्या आ जाए, जैसे कि चौराहा, चौराहा, चौराहा। तो चौराहा किसको बोलते हैं? चौराहा किसको बोलते हैं? जो चारों तरफ से रास्ता निकला हो, चारों तरफ से रास्ता, चौराहा। तो चौराहा में देखो ना, कौ गोरा? चार गोरा। कौ गो रास्ता? तो चार गोरा। देखने में लग रहा है चौराहा मतलब चार। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा? पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची। जैसे एगो और लेते हैं एग्जाम्पल, त्रिकोण। त्रिकोण कहने का मतलब तीन कोना, तीन कोण, तीन कोण। त्रिकोण कहने का मतलब तीन कोण। पहला पद संख्यावाची, त्रि मतलब तीन होता है। और ले तिरंगा, जय भारत माँ की। तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला। ठीक है, तिरंगा कौन समास है? द्विगु समास। ठीक, ऐसा भी एग्जाम्पल आया है। हम बुक निकाल, हम जब पढ़ा दे रहे हैं सब ना तब बता रहे हैं। ठीक है, जिसे और ले लें क्या हो जाएगा? पंच, पंचतंत्र। पांच गो जो तंत्र हो, पांच गो तंत्र मंत्र वाला पंचतंत्र कहते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा जैसे में। तो जितना भी पहला शब्द संख्यावाचक हो जाएगा, पहला पद संख्यावाचक, उसे हम लोग कौन समास कहते हैं? तो द्विगु समास कहते हैं। ये भी ठीक है। देखिए अभी हमने तीन को पढ़ाया था। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और तीसरा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे फलाना ठिकाना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, द्विगु समास हो गया। अब हमारा अगला समास जो होगा वो क्या लिखवाए थे? तत्पुरुष से कर्मधारय अव्ययी भाव समास। चलिए आइए कोई भी पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं, है कर्मधारय पढ़ेंगे। ठीक है,